गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालूर। हम एनसीईआरटी के क्लास 11th का सेल बायोलॉजी का लेक्चर पहले से पढ़ रहे थे और अब उस लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सेल बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब हम एक सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट्स है उसका नाम है सेल का टाइप, सेल के साइज और सेल के शेप की बात। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जिस प्लांट में की थी उसका नाम था क्वेरकस सुबेर। रॉबर्ट हुक की एक बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें स्टडी की गई थी। उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट थे जैकेरिस जेनसेन, जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप बिल्ड किया था और उस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है सारी बातें बताई थी। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि ल्यूवेनॉग नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। लिविंग सेल जो डेड सेल से कलर अलग थी। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की और ल्यूवेनॉग ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद में फिर हमने अलग अलग साइंटिस्ट की सेल की थ्योरी पढ़ी। जैसे पहले साइंटिस्ट आए स्लाइडेन, जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी। फिर स्वान आए, जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी अलग टाइप से दी। उसमें क्या क्या बातें बताई मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। स्लाइडेन और स्वान की दोनों की थ्योरी को हम नॉर्मल सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉर्मल और ओल्ड सेल थ्योरी। फिर उसके बाद में रूडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सेल लिनिएज थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग नई सेल जो जितनी भी नई सेल बनेगी वो उनकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, पुरानी सेल से बनेगी। फिर नेगेली नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने जो है वो जो सेल थ्योरी दी थी वो थी मॉडर्न सेल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें मैंने बताई थी कि बॉडी जो है वो सेल या उसके कंपोनेंट से बनती है, ये बात इन्होंने बताई। फिर बताया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद में फिर मैंने सेल के डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। यही जब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम बनता है तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेल का डिफरेंशिएशन। और जब सेल खुद अपने आप में डिवाइड होती है, एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिवाइड करने का कहते हैं। सेल एक लिविंग मैटर है, इसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। इन सब के बारे में हमने बताया। सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे वायरस है, राइजोपस है, कुछ अमीबा है और भी मल्टी सेलुलर असेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल की थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। इन सब की कंप्लीट होने के बाद में फिर अब हम नेक्स्ट जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर टाइप्स, साइज और शेप की बात करते हैं। सबसे पहले हम सेल के साइज की अगर बात करते हैं तो साइज की शुरुआत जो है वो सेल के अंदर कहाँ से होगी? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेल साइज। सेल के साइज की अगर बात करें तो सेल साइज अलग अलग वेराई करती है। जैसे हम एक सेल का नाम बताते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा को हम सेल के अंदर सबसे छोटी सेल मानते हैं। इसका नाम है स्मॉलेस्ट सेल। जितनी भी सेल है, बैक्टीरिया है, आरबीसी है, उन सभी में सबसे छोटी सेल जो है वो उसको हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये एक प्रकार से सबसे छोटी सेल मानी जाती है। उसके बाद में अब इसकी साइज कितनी होगी? तो कम से कम 0.2 से 0.5 माइक्रो एम तक इसकी साइज होती है। 0.2 से 0.5 माइक्रो एम के आसपास जो है इसकी साइज होती है। माइकोप्लाज्मा के बाद अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से थोड़े बड़े होते हैं। माइकोप्लाज्मा भी खुद एक बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो करीबन ये 1 से 3 माइक्रो एम के आसपास होते हैं। 1 से 3 माइक्रो एम के आसपास होते हैं। बैक्टीरिया के बाद अगर आप बॉडी की आरबीसी की बात करें तो ये जो है वो करीबन 7 से 8 माइक्रोमीटर के आसपास होते हैं। अब माइकोप्लाज्मा से भी छोटे जीव होते हैं जो सेल की कैटेगरी में नहीं आते, जिनको हम माइक्रो एम में मापने के बजाय नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, और उनका नाम है वायरस। वायरस की बात करें तो वो 1 माइक्रो से भी छोटे होते हैं। 1 माइक्रो
से इतने छोटे होते हैं कि उनको 0.02 माइक्रो, 0.01 माइक्रो इस टाइप से मानते हैं। 0.2 माइक्रो यानी वो नैनोमीटर में होते हैं। 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के आसपास की जो है उनकी वायरस की जो साइज होती है, और वो कंसिडर किए गए सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म, बट वो सेल नहीं होते, उनको हम असेलुलर फेज में रखते हैं। तो साइज के हिसाब से एक ब्यूटीफुल डायग्राम जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सेल की साइज का बताया हुआ है। जैसे एक डायग्राम है अपने पास ये वाला, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अलग अलग तरह के जो है, इस डायग्राम के अंदर हमें ये दिख रहा है कि अलग अलग तरह की जो सेल है उसमें अलग अलग तरह के शेप दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे इस डायग्राम के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है, सबसे पहले एटम्स, एटम की साइज कितनी दिख रही है, 0.1 नैनोमीटर। उसके बाद में एटम से बड़ा कौन है, मॉलिक्यूल्स, जिसका साइज है 0.28 नैनोमीटर। उसके बाद मॉलिक्यूल से बड़ा है डीएनए, जिसकी साइज है 1 नैनोमीटर। डीएनए से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एंटीबॉडी आती है, जो करीबन 10 एनएम के पास आती है, 10 नैनोमीटर के पास आती है। एंटीबॉडी के बाद आते हैं वायरस, जो करीबन 100 नैनोमीटर के होते हैं। अभी बताया था कि वायरस की साइज जो है वो 20, वायरस की जो साइज है वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के आसपास हो सकती है। उसके बाद में बात आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया 1000 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, जिसको हम 1 माइक्रो एम के आसपास जानते हैं। तो अभी बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो 1 से 3 माइक्रो एम के आसपास होते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो 1 से 3 माइक्रो एम के आसपास है। उसके बाद में फिर 1 से 10 माइक्रो एम के आसपास जो है वो क्रोमोजोम्स होते हैं। 10 से 100 माइक्रो एम के आसपास एक बायोलॉजिकल सेल होती है, जिसको हम प्लांट सेल मान सकते हैं। 50 से 330 माइक्रो एम के आसपास यानी 100 के आसपास के एरिया में प्लाज्मोडियम आते हैं, और उसके बाद 1 मिलीमीटर के अंदर जो है सेल होती है वो फ्रॉग एग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है दी हुई है, और सबका जो साइज है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। तो सेल की साइज की अगर बात करें तो सेल की साइज हमेशा अलग अलग तरीके से होती है। हर सेल अपने साइज में जो है डिफरेंट होती है। नेक्स्ट डायग्राम भी इसी को लेकर के है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है वही वापिस कंडीशन। एक एटम है जिसकी साइज काफ़ी कम होती है। एटम के बाद डीएनए, डीएनए से जब क्रोमोजोम बनता है तो जैसे जैसे क्रोमोजोम बनेगा उसकी साइज बढ़ेगी। इधर ये एंटीबॉडी है, राइबोसोम है, वायरस है, जीन है, बैक्टीरिया है, एनिमल सेल, ह्यूमन हेयर, इन सब की एक साइज, रिलेटिव साइज नीचे दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है वो साइज को लेकर के बताए हुए कि कौन कौन सी साइज के अकॉर्डिंग जो है कोई भी जीव या कोई भी सेल दिखती है। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहे हैं बहुत सारे, जो एक चार्ट के रूप में बनाए हुए, उसके अंदर सब तरह के जो है सेल की साइज दिख रही है। साइज के बाद बात आती है नेक्स्ट जो है वो आती है शेप की। साइज के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शेप का। शेप की अगर हम बात करें तो अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का शेप जो है वैसे तो गोल होता है, अगर सामने से देखें आरबीसी तो वो कैसी होती है, राउंड होती है। लेकिन इसी आरबीसी को अगर हम साइड से देखें तो ये एक बाय कॉनकेव की तरह लगती है, बाय कॉनकेव शेप इसका लगता है। आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, वैसे तो आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी भी गोल ही होती है, स्फेरिकल होती है। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जो फैगोसिटिक होती है, यानी ब्लड में पैथोजेंस एज वायरस एज बैक्टीरिया को खाती है। तो अगर वो डब्ल्यूबीसी वायरस बैक्टीरिया को फीड करती है तो ऐसी स्थिति में उनका जो शेप है वो बिल्कुल अमीबॉइड शेप हो जाता है। दे बिकम अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप। तो इनका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, अमीबॉइड शेप। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का शेप जो है वो सब सेल से बिल्कुल अलग होता है। ये जो सेल दिख रही है आपको, इस सेल को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये न्यूरॉन है, इनका शेप बाकी सब सेल से अलग होता है। ये थोड़ी अलग टाइप के नेटवर्क बनाती है, इसके अंदर बहुत सारे ये एक्सटेंशन पाए जाते हैं, और इन एक्सटेंशन को हम किस नाम से जानते हैं,
इन एक्सटेंशन को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये वही एक्सटेंशन है जो बाहर से स्टिमुलेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद में आगे से आगे इनमें जो है वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी कंडक्शन जो स्टार्ट होगा वो इस तरीके से इसमें होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में फिर हम आगे की बात करें तो फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में जो है वो शेप के बाद में आता है टाइप। अब हम सेल के टाइप की बात करते हैं। सेल के टाइप्स की अगर बात करें तो देखिए बात आती है सेल टाइप। नेक्स्ट आता है सेल के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो सेल के टाइप में कितने टाइप की सेल होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेल के टाइप, यानी एक सेल की क्या एबिलिटी है कि उसके अंदर वो जो है सेल के फॉर्म में है या सेल से टिश्यू बना सकती है या टिश्यू से ऑर्गन बना सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो सेल जनरली कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी मीजोकैरियोटिक सेल और तीसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप की होती है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, करीबन 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं सेल को जो है अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया। उसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के हिसाब से किस टाइप का सेल भोजन कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो सेल कितने टाइप की होती है। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हम कह सकते हैं सेल 2 तरह की हो सकती है, ऑटोट्रोपिक और दूसरी होती है हेटरोट्रोपिक। तो यहाँ पर हमने ये 2 टाइप की सेल के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन के बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिवीजन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिवीजन, अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर और डिवीजन्स के हिसाब पे अगर सेल की बात करें तो सेल 2 तरह की होती है, दो तरह की सेल होती है। एक को हम कहते हैं सोमेटिक सेल और एक को कहते हैं जर्म सेल। सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हमेशा प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2n होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमोसोम का प्लॉइडी लेवल। ठीक है, प्लॉइडी लेवल कि क्रोमोसोम्स किस लेवल्स के अकॉर्डिंग है, वो 2n के सेट में है या n के सेट में। n के सेट में होते हैं तो उनको जर्म सेल कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस से होता है। और 2n के फॉर्म में है तो वो सोमेटिक सेल है, उसका फॉर्मेशन हमेशा माइटोसिस के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर सेल को 2 टाइप से डिवाइड किया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बाद में बात करें तो इसके अलावा सेल के टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के आधार पर अगर देखा जाए तो सेल जो है वो जनरली 4 तरह की होती है। पहली सेल होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल। दूसरी सेल होती है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब होता है अविभेदित कोशिका। दूसरी होती है डिफरेंशिएटेड सेल। तीसरी होती है डी डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल। और 4 नंबर की होती है जिसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएटेड सेल।
तो हमने यहाँ पर सेल के अलग अलग टाइप पढ़े कि किस टाइप की सेल जो है नेचर में पाई जाती है। इन सब को हमें वन बाय वन एक बार जो है रीड आउट करना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। फर्स्ट जो सेल आपको दिख रही है उसका नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेसोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन तीनों को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और किस टाइप से ये काम करती है, वर्कआउट करती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए एक ऐसी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं कि एक ऐसी सेल जिसके अंदर पहली बात तो वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट है। वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब है कि उनमें न्यूक्लियस होता है पर अनकंस्पिक्यूअस होता है, वो अस्पष्ट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड न्यूक्लियस इज अनकंस्पिक्यूअस। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होता है? अनकंस्पिक्यूअस होता है, यानी अस्पष्ट होता है। पहली सबसे बड़ी बात। अब जिस सेल का न्यूक्लियस अगर अस्पष्ट है तो उसके अंदर का डीएनए जो है वो फ्री होगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एक सेल का डायग्राम बनाएं, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर हम यहाँ बनाते हैं डीएनए। फॉर एग्जांपल्स, हम इस सेल के अंदर हम यहाँ पर बनाते हैं डीएनए। यहाँ पर हमने बनाया डीएनए, ये बना दिया डीएनए। देखो इधर, ये इस सेल के अंदर क्या बना दिया? डीएनए। अब इस डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो अगर इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसके चारों ओर जो होनी चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होगी, तो डीएनए एकदम फ्रीली स्टेट में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डीएनए है वो फाउंड फ्रीली, और डीएनए जो फ्री कंडीशन में पाया जाता है तो इस डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियर। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, लेकिन ये डीएनए खुद इस टाइप से पाया जाता है कि ऐसा लगता है कि डीएनए, ये डीएनए नहीं है, ये खुद एक न्यूक्लियस की तरह है। यानी ऐसा लगता है कि सेल में जो है ये एक दूर, ऐसा लगता है कि सेल में एक प्रकार से ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन डीएनए अपने आप को इस टाइप से अरेंज करके रखता है कि ऐसा लगता है कि ये एक न्यूक्लियस है, और डीएनए न्यूक्लियस लाइक लगता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियस लाइक लगता है इसलिए न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं जीनोफोर। डीएनए को हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जीनोफोर। तो ये है जीनोफोर। जीनोफोर का मतलब भी होता है कि डीएनए जिसके अंदर जीन, बहुत सारी जीन पाई जाती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जीनोफोर। तो ये है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के डीएनए की क्या खासियत है? तो इनका जो डीएनए होता है वो एक तो होता है डबल स्ट्रैंडेड। पहली बात तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दो स्ट्रैंड होती है, जैसे ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड, टोटल दो स्ट्रैंड हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि डीएनए इनका सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। तो ये देखो एक स्ट्रैंड हो गई और इसी के साथ ये हो गई दूसरी स्ट्रैंड। अब डीएनए दो स्ट्रैंड में है और सर्कुलर होता है, इस टाइप का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि इनका जो डीएनए है वो, इसके अलावा बैक्टीरिया के, कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जो है क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये भी एक्चुअल में डीएनए है, और इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। तो किसी बैक्टीरिया में खुद के डीएनए के साथ कुछ कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए पाया जाता है जो एक वेक्टर की तरह काम करता है, जिसका बैक्टीरिया में कोई एक विशेष फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कई तरह के होते हैं,
कुछ प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, जिसको हम एप प्लाज्मिड कहते हैं। कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कुछ प्लाज्मिड नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स फंक्शंस आर वेराई, अलग अलग तरह के जो है ये काम करते हैं। तो प्लाज्मिड्स, तो सबसे पहले हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि इनके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि इनके अंदर एक वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, अनकंस्पिक्यूअस होता है। डीएनए बिल्कुल न्यूक्लियस जैसा दिखता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर के नाम से जानते हैं या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। ये इसके डीएनए की बात होगी। अब डीएनए के बाद में बात करते हैं इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा डीएनए, डीएनए के अलावा इनके अंदर और क्या क्या चीज होती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डीएनए के अलावा दूसरी चीजों की, तो देखिए इनके साइटोप्लाज्म में, ये फॉर एग्जांपल इनका साइटोप्लाज्म है, तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक होता है स्टोरेज फूड। क्या चीज होगा, स्टोरेज फूड। और स्टोरेज फूड जो है वो अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं एज स्टोरेज फूड। कुछ बैक्टीरिया में स्टोरेज फूड के रूप में पाया जाता है ग्लाइकोजन प्लस ऑयल, ग्लाइकोजन प्लस ऑयल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टोरेज फूड अलग अलग तरीके से पाया जाता है, एक इंक्लूजन है, ये सब इनके इंक्लूजन होते हैं। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले हमने बताया कि इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, अनकंस्पिक्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इनका जो डीएनए होता है वो एकदम न्यूक्लियस की तरह दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। इसके अलावा स्टोरेज फूड बताया। अब इनके साइटोप्लाज्म में इन सब चीज़ों के अलावा एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, ये है, इन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइबोसोम। क्या नाम देते हैं, राइबोसोम। तो इनके साइटोप्लाज्म में और जो एक्स्ट्रा चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है वो 70S टाइप के होते हैं। ऐसा में राइबोसोम का मेन पर्पस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे हमने देखा कि ये डीएनए है। डीएनए के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हमने प्लाज्मिड नाम दिया। ये इनका स्टोरेज फूड होता है जो हमने यहाँ पर देखा है, ये इनका स्टोरेज फूड है। और इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के अंदर इस डायग्राम के अंदर क्या पढ़ा कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम होते हैं जो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसके अलावा स्टोरेज फूड होता है और प्लाज्मिड होता है। अब बात करते हैं हम इस बैक्टीरिया के आसपास की मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो फॉर एग्जांपल्स ये हमने एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया, तो ये इसके आउटर लेयर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर फिर हम एक डायग्राम बताते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी एक डायग्राम बताया उसी के अंदर फॉर एग्जांपल्स इस डायग्राम को अगर हम रीड्रॉ करें तो देखो यहाँ पर हमने अभी बताया कि इनके अंदर क्या होता है, डीएनए, ये इनका डीएनए है। ये है बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डीएनए। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैक्टीरिया में इस डीएनए के अलावा छोटे छोटे एक्स्ट्रा डीएनए भी पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा डीएनए भी इनके अंदर पाए जाते हैं और इन डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड। इसके अलावा हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो है साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं राइबोसोम। राइबोसोम हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।
प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, वो कौन करते हैं? राइबोसोम। इसके अलावा बैक्टीरिया में जगह जगह पर फूड स्टोर होता है, ये जो है स्टोरेज फूड है, इनको किस नाम से जानते हैं? स्टोरेज फूड के नाम से जानते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद में फिर हम बात करते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो अब आपको ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में जो ये सराउंडिंग जो भी लेयर दिखती है जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है पूरा एंक्लोज होता है, इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर लेयर दिख रही है इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है या कुछ और कंटेंट्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस होती है। अब बैक्टीरिया के अंदर वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल है, लेकिन अगर बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करना चाहता है, कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक, तो उसके लिए स्पेसिफिक इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होती है और मॉडिफाइड होकर के यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाती है और ये ऑर्गन जो है वो कहलाता है मीजोसोम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मीजोसोम। तो व्हाट इज मीजोसोम? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बनने वाली एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर है और इसका मेन पर्पज क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। इट इज हेल्पफुल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन करने में मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि जिसके अंदर मीजोसोम है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जिसमें मीजोसोम नहीं होगा वो बैक्टीरिया हमेशा एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इस टाइप से छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन पिगमेंट्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनका नाम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन सब चीज़ों के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से एक लंबा सा फाइबर बाहर निकलता है और ये फाइबर क्या कहलाता है? फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया के लोकोमोशन में मदद करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर्स बाहर आती है जो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती है। दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए एक फिलामेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ से आउटसाइड रिलीज होती है और इस स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है, इस स्ट्रक्चर्स का जो नाम है वो है पाइलस या पिलाई। पाइलस या पिलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में इनके बाद अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। इस टाइप से बैक्टीरिया में जो है वो इस टाइप से एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। ये जो आपको एक्स्ट्रा लेयर दिख रही है इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। और सेल वॉल जनरली किससे बनती होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल जनरली किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और इसके थ्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है बनती है। इस सेल वॉल से एक और स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया के अंदर धसी होती है, एम्बेडेड होती है, जिसको हम कहते हैं फिम्ब्री। और ये फिम्ब्री जो है वो बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। तो ये एक बैक्टीरिया का जनरल डायग्राम है जिसके अंदर हमने बताया कि एक बैक्टीरिया में क्या क्या चीज होती है। इसके साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड या जिनोफोर कहते हैं। राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। इसके अलावा इनके अंदर प्लाज्मिड होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं। इनके अंदर स्टोरेज फूड होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि ये क्या चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इनमें आउटर साइड जो है फ्लैजिला, पिलाई या फिम्ब्री होते हैं। ये सब चीज़ें होती है। एक डायग्राम्स बैक्टीरिया के, अगर हम एक डायग्राम्स की बात करें तो आपको ये बैक्टीरिया का और एक डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। जो जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी बताई है वो सब देखने को मिलेगी। देखो ये बैक्टीरिया में आरएनए है, अगर डीएनए है तो बैक्टीरिया में आरएनए भी होता है। ये बैक्टीरिया में जो दिख रहे हैं ये ग्लाइकोजन है। ठीक है, ये बैक्टीरिया में क्या दिख रहे हैं? ग्लाइकोजन। उसके बाद में नाम लिखा हुआ लिपिड ग्लोब्यूल। ये बैक्टीरिया में लिपिड ग्लोब्यूल है जो एक जगह पड़ा रहता है। ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे बैक्टीरिया में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्ट्रक्चर्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, जो फिलामेंट, हुक और इनसे बना होता है। ये पाइलस है जिसके बारे में अभी बताया।
इसके अलावा जो है बैक्टीरिया में ये डीएनए है जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। ये पॉलीराइबोसोम है। बैक्टीरिया में राइबोसोम मिलके पॉलीराइबोसोम बनाते हैं जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस तेजी से होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक अंदर म्यूकस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो ये बैक्टीरिया की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपको हर चीज़, वैसे मैंने डायग्राम बता रखा है लेकिन फिर भी हमें अगर डायग्राम की नीड हो तो हमने बैक्टीरिया के अंदर बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम जो है ऑलरेडी इस स्लाइड के अंदर जोड़े हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ों को समझने में आसानी जैसे। एक और ब्यूटीफुल डायग्राम अपने पास दिख रहा है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में मैंने एक एक चीज़ को जो है वो अलग से बता रखा। देखो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में पहली स्ट्रक्चर क्या दिख रही है, पाइलस। तो इस पाइलस, ये देखो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इनको क्या नाम देते हैं, पाइलस। क्या चीज़ है पाइलस, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, प्रोट्रूड फ्रॉम सेल सरफेस, जो सेल की सरफेस से आउटसाइड रिलीज हो रही है। और इसका मेन पर्पज क्या है, वो अटैचिंग का। और इसके अलावा इसका एक और काम है कि ये जो पाइलस है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। इट ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल, ये सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के बाहर क्या दिख रहा है आपको, कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल दिखेगा। इसके बाद में ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन कैरी करती है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको फ्लैजिला दिख रहा है। ये फ्लैजिला देखो एक फाइबर की तरह दिख रहे हैं और इसका मेन पर्पज है लोकोमोशन। फ्लैजिला का मेन काम है वो क्या है, लोकोमोशन। ये जनरली जो है चलने में मदद करती है। इसके बाद में ये साइटोप्लाज्म है जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये प्लाज्मिड दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, एक राइबोसोम दिख रहा है और एक मीजोसोम दिख रहा है। तो एक बैक्टीरिया के डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मेरे लेक्चर में मैं हर डायग्राम बना के बताता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए डायग्राम के बाद मैं आपको एक कलरफुल डायग्राम भी बताऊंगा जिससे डायग्राम एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मेरे इस स्लाइड के अंदर मैंने बैक्टीरिया के आपको 4 डायग्राम बता दिए। एक डायग्राम जो है वो ये वाला जिसमें डीएनए के बारे में ज़्यादा बताया, एक डायग्राम जिसमें हमने और भी ज़्यादा बैक्टीरिया के आसपास की बातें पढ़ी, उसके बाद में एक ब्यूटीफुल डायग्राम ये वाला और एक ब्यूटीफुल डायग्राम ये वाला। इन सब डायग्राम के थ्रू ओवरऑल पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे बनती है। हम हर एक एक लेक्चर में एक एक टाइप की सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, सेल के शेप और सेल के साइज के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर्स में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के साथ मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है वो पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ जो है मैं पढ़ाऊंगा कि किस टाइप से एक सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है, सेल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन सेल का रीडिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को जो है वो कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको समय समय पर शॉर्ट वीडियो में भी मोटिवेशंस मिलते रहे और कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मिलते रहे। अगर मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।